बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, और बड़ा अट्रैक्टिव टॉपिक है और अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इसके रिगार्डिंग कि जो है कौन से ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं बैंक्स में, क्योंकि हम हमेशा ये अपने एक्सपर्ट से सुनते हैं कि बैंक्स की जो रैली है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी मज़ीद और होगी। आइदर के आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, दोनों सूरतों में जो बैंकिंग सेक्टर है वो अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। तो जो है आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, और वो भी किन के लिए। जी हाँ, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। जी हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े शेयर्स बाय नहीं कर पाते। तो वो यही चाहते हैं कि हम जो है अपना जो उनका एक लिमिटेड सरमाया होता है उसमें किस तरह से जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स को पिक किए जाएं जो कि ऑब्वियसली उनके लिए जो है बड़ा बेनिफिशियल रहे और जो उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है मल्टीपल कर दे। यस, आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर्स के, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। यस, और जो है आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर मुबशिर रज़ा, जो कि जो है ऑथर भी हैं और इसके साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट पे उनकी एक बहुत अच्छी ग्रिप है। साथ ही साथ जो है वो वकालत के पेशे से भी वाबस्ता हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स और माशाल्लाह से हैज़ अ बंडल ऑफ नॉलेज। तो जो है चलिए उनकी नॉलेज का हम फ़ायदा उठाते हैं और उनसे ज़रा सा जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आखिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होंगे। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आपने बेल आइकन भी हिट करना है और आपने इसको शेयर भी करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। तो थैंक यू जैसा सो मैंने पिछली दफा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। जी सर, ज़रा बताइए हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कौन से ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स आप लेकर आए हैं जो कि वो बैंकिंग सेक्टर में जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप बताएं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बड़े बैंक्स हैं, हम्म। जिनका ईपीएस भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड रेशो भी बहुत अच्छा है, हाँ। वो सब इतने महंगे हो चुके हैं हम्म। कि आम जो छोटे पैसे से काम कर रहा है आदमी, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उनके अंदर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर सके। मिसाल के तौर पे निजाम बैंक 400 से ऊपर का स्टॉक जो है, हाँ। जो बहुत अच्छा है। इस तरह यूबीएल भी बहुत महंगा है, हम्म। हबीब बैंक भी बहुत महंगा है। हम्म। तो उन लोगों के पास कम पैसे हैं, वो हम्म। अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए, तो हाँ। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने सारे ये शेयर्स खरीद सके। तो उनमें कोई फायदा नहीं हासिल होगा, हाँ। क्योंकि
डिविडेंड तो मिलता रहेगा, लेकिन ग्रोथ रेट इनका उतना तेज नहीं रहेगा जो कि छोटे बैंकों का हो सकेगा, जिसकी तवक्को की जाती है। हम्म। और लोग कहते हैं कि छोटे बैंक अब ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगे। तो हाँ। इसलिए तो आपने सवाल किया, इसलिए बड़ा रिलेवेंट और अच्छा सवाल है कि हम्म। जो छोटे सरमायादार हैं वो हम्म। किन बैंक सेक्टर में करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट बैंक, ये बात अब यकीनी होती जा रही, जैसे लोग बता रहे हैं कि जो महंगाई हमारी यहाँ ऊपर चली गई है, हम्म। तो इसकी वजह से स्टेट बैंक मजबूर हो जाएगा कि पॉलिसी रेट के अंदर मजीद इजाफा करे। इजाफा अभी करेगा। 1% का उसने इजाफा किया, लोग कह रहे हैं कि शायद 1% और इनको इजाफा करना पड़ेगा। हाँ। IMF का दबाव भी आ जाएगा इनके ऊपर कि यस। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हालात चल रहे हैं इस वक्त, यस। मामला सेटल नहीं हो रहे हैं, खासतौर पे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो इस सूरत में तवक्को, ये लोग ये कह रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट और ऊपर चला जाए। और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो यकीनी तौर पे बैंकिंग सेक्टर जो है वो दोबारा अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, जो कि एक जमाने में बहुत ही अच्छी पोजीशन में था, लेकिन दोबारा भी आ जाएगा अच्छा, तो इसी हवाले से जो आपने सवाल किया, बड़ा रिलेवेंट सवाल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए भी है और हर आदमी के लिए जनरली एक बात है हम्म। कि जब भी कोई शेयर देखता है आदमी, तो हम्म। अपने कॉमन सेंस की बुनियाद पे उसको 4-5 चीजें देखनी चाहिए। अच्छा। पहली चीज ये है, हाँ, बुनियादी बात, बिल्कुल बेसिक, मैं आसान बता रहा हूँ ताकि किसी के लिए कोई, सुनने वालों के लिए कोई कबाहत और रुकावट ना हो। पहली बिल्कुल। चीज ये है कि देखिए कि 4-5 साल में हाँ। इसका रेवेन्यू क्या है, अर्निंग क्या है। ओके। ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू के अंदर भी ये होता है कि रेवेन्यू तो अच्छा आ रहा है लेकिन एक्सपेंसिव बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। तो उस सूरत में तो कंपनी बेकार हो जाती है। इसलिए EPS देखना चाहिए कि हाँ। अर्निंग पर शेयर कितनी बच रही है आखिर में आके, ठीक है ना। दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि वो पेमेंट की डिविडेंड क्या दे रहा है। अगर जीरो डिविडेंड पे चल रहा है मामला तो फिर भी जरा कंपनी मशकूक हो जाती है कि जब अच्छी अर्निंग आ रही है तो डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे। या हाँ। तो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जो डिविडेंड बहुत कम दे रही है, या ये कि कोई और मैनेजमेंट की गड़बड़ है जिसकी वजह से डिविडेंड नहीं दे रहे। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर टेक्सटाइल में देखें या शुगर में देखें हाँ। या सीमेंट में भी इवन देखें, तो इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं, EPS भी अक्सर का अच्छा आता है, लेकिन डिविडेंड नहीं देते। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, सही है। ठीक है ना। तो लेकिन इसीलिए जब हम बैंकिंग सेक्टर देखें या कोई भी इंडस्ट्री देखें, तो पहले हम ये देखें कि इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, हाँ। EPS कितना आ रहा है, सही है। उसके बाद ये डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और लाइबिलिटीज कितनी है इसके ऊपर, ओके। और एसेट्स कितने हैं। लाइबिलिटीज एसेट से कम होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें हम देख लेते हैं तो सही। फिर इसका मतलब ये है कंपनी सेफ है। अब सही। जरा सा मैं आपको, जो आपने बैंकों का सवाल किया, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। जी। पहले बिल्कुल शॉर्टली कर रहा हूँ कि बिल्कुल। छोटे छोटे बैंक्स हैं, उनके अंदर एक तो बैंक अल्फला है, हाँ। हाँ। दूसरा सुनहरी बैंक है, ठीक है। तीसरा जो है वो फैसल बैंक है, फैसल इस्लामी बैंक, और एक है बैंक इस्लामी, लाइक, ठीक है ना जी। ये बैंक ऐसे हैं, हमने बैंकों में निकाले छोटे बैंकों में, तो हम्म। हमने देखा ये कि ये चंद बैंक ऐसे हैं जिनका कि EPS भी अच्छा रहा है ओके। पिछले चंद सालों के अंदर, और डिविडेंड भी उन्होंने दिए हैं। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो डिविडेंड पे जा रहे हैं। हाँ। अब मिसाल के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि 2021 में बैंक अल्फला का EPS आया 13 रुपए 91 पैसे का, हम्म। और उसने डिविडेंड दिया 2 रुपए। हम्म। 2022 में उसने उसका EPS आया 18 रुपए 57 पैसे, और उसने डिविडेंड दिया 2.5 रुपए। सही। 2023 में 22 रुपए 23 पैसे उसका डिविडेंड आया, वो EPS आया, सॉरी, और उसने डिविडेंड दिया 4 रुपए। हम्म। 2024 में 24 रुपए 30 पैसे EPS आया और डिविडेंड दिया 5.5 रुपए का। हम्म। 2025 में 17 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड आया, EPS आया, और डिविडेंड दिया 10 रुपए 30 पैसे। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब यह है कि 21 से लेकर के और 25 तक इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी है, और बड़ी अच्छी स्पीड से बढ़ी है। यानी कहाँ 13 रुपए थी, और आज जो है वो ये 24 और 17 रुपए 80 पैसे से ऊपर चली गई है तो काफी तेजी से उसकी अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ है, और उसी रफ्तार से उसने डिविडेंड भी दिया है। इसका सही। मतलब ये, अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये बैंक अल्फला के लिए लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि पहले ही 10 रुपए का शेयर था, अब ये पार्ट हो गया है, यानी 5 रुपए का शेयर हो गया है ठीक है ना। सही। स्प्लिट हो गया है शेयर ठीक है ना। हम्म। दूसरा, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू की, ये याद रखिएगा।
ऐसा ना हो कि लोग कुछ कंफ्यूजन कुछ कर, फेस वैल्यू अब 5 रुपए हो गई है इसकी जो है। तो इसी तरीके से आप दूसरा बैंक देखते हैं, सोनाली बैंक। सोनाली बैंक ने, सोनाली बैंक का ख्याल रखिएगा, ये इस्लामी बैंक नहीं हुआ है अभी, ये जनरल बैंकिंग अच्छा, कर रहा है। सही। इस्लामी बैंक में कन्वर्जन नहीं आई है, बाकी सब इस्लामी बैंक है। अच्छा, सही। या शायद इस्लामी हो गया, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लोग देख लें कि इस्लामी हुआ या नहीं हुआ, मुझे कंफर्म याद नहीं है सही तरीके से। सही। अच्छा जवाब। तो ये सोनाली का जो है वो 2021 में 2.5 रुपए का इनका ईपीएस था, और इसने डिविडेंड दिया था 1 रुपये 25 पैसे। अच्छा, शेयर भी इसका बहुत सस्ता है, सोनाली का जो है, सोनाली का शेयर तकरीबन 20 रुपए के नीचे चल रहा है, 20 रुपए जब से नीचे जा रहा है, तो बहुत सस्ता शेयर है। इस तरीके से अरफोला का शेयर जो है 59 या 60 रुपीज के दरमियान चल रहा है जो है, तो ये भी बहुत सस्ता शेयर है। कहाँ 400 रुपए का शेयर और कहाँ 59 का शेयर, आप अंदाजा लगा लें। इसी तरीके से बैंक इस्लामी का शेयर 25-26 रुपए जा रहा है, ठीक है जी। और इसका बैंक फैसल का 90 रुपए या इसके आसपास चल रहा है कहीं जो है, और कहाँ 400 रुपए और 350 का शेयर, तो कहाँ ये शेयर। तो फर्क तो बहुत बड़ा है ना दोनों के अंदर, छोटे इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना। तो भारत, मैं आपको बता रहा था कि 2.5 रुपए 2021 में इसका 2.5 रुपए ईपीएस था, और 1 रुपये 25 पैसे इसने डिविडेंड दिया सोनाली ने। 2022 में 1 रुपये 71 पैसे इसका ईपीएस था, और उसने 1.5 रुपए दे दिया, यानी 1 रुपये 71 पैसे डिविडेंड पेइंग, अच्छी डिविडेंड पेइंग है सोनाली की जो है। सोनाली की डिविडेंड पेइंग रेशो बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू अदर बैंक, यानी 1 रुपये 71 पैसे इसने कमाए, जिसमें से 1.5 रुपया इसने शेयर होल्डर्स को दे दिया, सिर्फ 20 पैसे रखे अपने पास। अच्छा, 23 के अंदर इसके बाद 5.5 रुपए इसने कमाए, और इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया। 24 के अंदर इसका ईपीएस था 5 रुपए 33 पैसे, उसने 3 रुपए डिविडेंड दिया। और 25 के अंदर 4 रुपए 13 पैसे का ईपीएस था, और इसने 3 रुपए का डिविडेंड दिया। तो सोनाली, इसका मतलब पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो इसका अच्छा है दूसरे बैंक के मुकाबले में, लेकिन अर्निंग भी इतनी ज्यादा तेज नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे बैंक के इसके ऊपर, इसका जायजा लेते हैं, फैसल इस्लामिक बैंक का जो है। तो फैसल बैंक ने 2021 में इसका ईपीएस था 5 रुपए 50 पैसे का, और इसने डिविडेंड दिया सिर्फ 50 पैसे, यानी 5 रुपए इसने रिटेन किए। उसके बाद 22 के अंदर इसका ईपीएस था 7.5 रुपए, और इसने डिविडेंड दिया 6 रुपए का, रिटेंशन सिर्फ 1.5 रुपए की थी। अच्छा, 23 के अंदर 2023 में इसका ईपीएस था 15 रुपए, और इसने डिविडेंड दिया 3 रुपए, यानी 12 रुपए से रिटेन किए दोबारा। तो रिटेंशन रेशियो उसका बहुत हाई है। अच्छा, 24 के अंदर इसके बाद इसका डिविडेंड था 18 रुपए 74 पैसे, और इसने ईपीएस दिया 6.5 रुपए। ईपीएस था इसका 18 रुपए 74 पैसे, डिविडेंड दिया इसने 6.5 रुपए, या फिर इसने 12 रुपए करीब रिटेन कर लिए। अच्छा, 25 में 14 रुपए 30 पैसे इसका ईपीएस था, और इसने डिविडेंड दिया 6 रुपए 30 पैसे, यानी फिर यहाँ पे भी इसने बड़े अमाउंट को जो है वो रिटेन किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की है। अच्छा, अब आ जाए बैंक इस्लामी पे, चौथा बैंक है, क्योंकि इसके पहले मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से इसका ईपीएस कम था और डिविडेंड भी नहीं दे रहा था। 2021 में इसका ईपीएस था 1 रुपये 22 पैसे, और इसने डिविडेंड दिया 0। 22 में 4 रुपए का ईपीएस आया, उसने डिविडेंड दिया 1 रुपया। 23 में इसका डिविडेंड आया 9 रुपए 50 पैसे, और इसने ईपीएस आया 9 रुपए 50 पैसे, इसने डिविडेंड दिया 3 रुपए 25 पैसे का जो है, यानी तकरीबन 6.5 रुपए से रिटेन कर लिए। अच्छा, 24 में 10 रुपए 70 पैसे का इसका ईपीएस था, और इसने डिविडेंड दिया 2.75 रुपए का, यानी तकरीबन इसने 8.5 रुपए रिटेन किए। अच्छा, इसके बाद इसका 2025 में ईपीएस था 5 रुपए 40 पैसे का, और इसने 2 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड दिया। यहाँ पे भी इसने 50% ज्यादा अमाउंट रिटेन कर लिया। तो अब आप ये देखें कि जो कंपनीज के रिटेन ज्यादा करती हैं पैसे और डिविडेंड कम देती हैं, इसका मतलब ये होता है कि दे आर फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, क्योंकि ये पैसे ज्यादा रोक रही हैं, और इसलिए रोक रही हैं कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में तेजी से आगे जाना चाहती हैं जो है। अब जैसे कि बैंक अरफला है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप बैंक है, ये कंज्यूमर फ्रेंडली है, और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इस वजह से इसका
ज्यादा ब्रांचेस खोलने का प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा ब्रांचेस पे जा रहा है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है बैंक अल-फलाह जो है, इसकी मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। और ये बैंक अल-फलाह की सब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 890 ब्रांचेस हैं। जबकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि बड़े बड़े बैंकों की 1400 के करीब ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। हबीब बैंक है, यूबीएल है, इनकी 1400 से ऊपर ब्रांचेस हैं, लेकिन बैंक अल-फलाह की 890 ब्रांचेस हैं। फैसल इस्लामी बैंक की 900 ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में। सुनहरी की सिर्फ 640 है और बेचारे बैंक इस्लामी की 540 ब्रांचेस हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में। ये 2026-25 के एंड के डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कि रिसेंटली कोई तब्दीली आई हो इसके अंदर जो है। तो सही। ब्रांचेस का एनालिसिस ये होता है कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस किसी बैंक की होती हैं, इसीलिए वो ज्यादा अप्रोचेबल होती है पब्लिक के लिए। लोग अपने अकाउंट भी खोलते हैं। हाँ। करीब करीब होता है ना, करीब होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स हैं, गांव हैं, इन सब जगह पे अगर उसकी पहुंच है तो लोग अपने कारोबार के लिए भी यहाँ पैसे रखते हैं, लोन भी लेते हैं, उनके साथ कारोबार भी करते हैं। या शहरों के अंदर भी घरों के करीब या ऑफिस के करीब अगर ब्रांचेस हैं तो लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। तो लोग उसी बैंक के अंदर जाना पसंद करते हैं या जहाँ उनके ताल्लुकात हों, जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, या फिर ब्रांच घर के करीब हो या ऑफिस के करीब हो, तो वहाँ पे लोग अपने अकाउंट भी खोलते हैं। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग लेते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी उसी बैंक के थ्रू अप्रोच करते हैं। जो है कोई कारोबार कर रहे हैं तो लोग भी वहीं से लेना पसंद करते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उसको लोग उतना ही समझा जाता है कि ये एक्सेसिबल है लोगों के लिए, और उसको आसानी से लोग अप्रोच करते हैं। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो बैंकों के अंदर, इसीलिए उनको समझाता है कि ये भी लोगों के लिए आसान है। जैसे एप्स यूज हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के नए जो है उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रहे हैं, एटीएम ज्यादा लगे हुए हैं, तो लोग कार्ड को लेते हैं। या डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की एक्सेसिबिलिटी है, तो जिन बैंकों के पास ये चीजें होती हैं लोग फिर उनके अंदर अकाउंट रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको डिस्काउंट मिल जाता है जगह जगह। कंज्यूमर फाइनेंसिंग होती है ना, डिस्काउंट मिल जाता है उनको खरीदारी के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। तो ये तमाम चीजें काउंट करती हैं, इसलिए ब्रांचेस का होना बड़ा जरूरी होता है ताकि अप्रोचेबल हो जाए लोगों के लिए। अब हम आगे चल रहे हैं तो और डिटेल डाइसेक्शन करते हैं इन बैंकों का जो है। जिन 4 बैंकों की हम बात कर रहे हैं इनका फर्दर डाइसेक्शन करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है ना। जरा पोजीशन ये है कि लास्ट 52 वीक्स के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन थी बैंक अल-फलाह की, वो थी 137 रुपए का शेयर गया, और लोएस्ट गया 56 रुपए 1 पैसे का। सही। अच्छा, इस्लामी बैंक का गया 44 रुपए 10 पैसे तक 52 वीक्स के अंदर पिछले, और लोएस्ट गया है 20 रुपीज का। अच्छा, इस तरीके से फैसल बैंक का गया है 105 रुपए तक, और लोएस्ट गया है 48 रुपीज पे। और सुनहरी बैंक का गया है 32 रुपए तक, और 16 रुपए 10 पैसे तक नीचे गया है जो है। तो ये चीज ये बताती है कि किस बैंक के स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। यानी पहले जो टच करके आ चुका है तो वो दोबारा भी शायद उसके करीब करीब जा सकता है। इस तरह का 59 का चल रहा है बैंक अल-फलाह जो है, तो वो आराम से तवक्को हम करते हैं कि 80-90 रुपए टच कर सकता है किसी वक्त भी जो है। इसी तरीके से अगर सुनहरी बैंक जो है वो इस वक्त चल रहा है 20 रुपए से नीचे, तो किसी 32 रुपए तक जा चुका है, तो इसलिए उसकी भी चांसेस ज्यादा हैं कि दोबारा ये ऊपर जा सकता है अगर मार्केट चलना शुरू हो जाती है। सेम पोजीशन फैसल बैंक के साथ भी है और बैंक इस्लामी के साथ भी है। अच्छा, अब बीटा हम बताते हैं आपको कि इसका बैंक अल-फलाह का बीटा 1 से ज्यादा है, 1.05 है, और इस्लामी बैंक का 0.89 है, फैसल बैंक का 1.08 है, और सुनहरी का 78 है। बीटा का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक रिस्क पे ये शेयर कितना रिएक्ट करता है, वोलेटिलिटी कितनी है इसकी। तो इसका मतलब ये कि थोड़ी सी भी मार्केट अगर आगे पीछे होगी, तेज होगी, तो ये शेयर ऊपर जाएगा बैंक अल-फलाह जो है, बिल्कुल ऊपर जाएगा ये शेयर जो है, और ये तेजी से ऊपर जाएगा जो है। अच्छा, इसी तरीके से फैसल बैंक का भी ये शेयर भी बिल्कुल ऊपर जा सकता है। बैंक इस्लामी और सुनहरी बैंक जरा स्लोली, इनका बीटा कम है, स्लोली ऊपर जाएंगे जो है। अब जनाब मैं आपको फर्दर इसका डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ।
इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है बैंक अल्फा का वो 6.62 है। ओके। नॉर्मली जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो 6.62 बहुत कम है, बहुत ही कम है। 10 के 13 तक होना चाहिए मल्टीपल जो है बैंक का नॉर्मल जो होता है, मतलब अच्छा जो समझाता है ना। इसका मतलब इसमें गैप बहुत है भी इन्वेस्टमेंट का, ओके। बहुत ज्यादा गैप है। ये सही। आराम से 10 तक जा सकता है। इस इतना कम का मतलब ये है कि प्राइस कम है और इसका जो है अर्निंग से ज्यादा है। सही। बैंक की पीई का मतलब ये है, अगर कम पीई रेशो है कि इसकी प्राइस कम है और अर्निंग ज्यादा है इसकी जो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 6.62 पे अगर कोई उठाता है इस मल्टीपल की पर, इस रेशो की पर, तो बहुत मुनासिब कीमत है, फेयर वैल्यू है इसकी, बहुत अच्छी वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बैंक इस्लामी पे। इसका तो बहुत ही कम है, 4.66 है। फैसल बैंक का भी तकरीबन इतना ही है, 6.70 है। और सोनाली बैंक का भी बहुत कम है, 4.17 है। मतलब ये कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अभी बहुत कम है जो है। इस पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोग उठा सकते हैं, जी। लॉस होने के चांसेस और रिस्क बहुत कम है उनके लिए जो है। सही। अच्छा, अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है लोगों की, और एजुकेशन के लिए, इसको एडवाइस ना समझें। हाँ। एडवाइस नहीं है कोई। अगर उनको कोई काम करना है तो अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए उनको, और सही। कंफर्म करने के बाद इससे हेल्प ले लें। वर्किंग कर लें लेकिन अपनी। हाँ, सही। वर्किंग कर लें, फिर उसके बाद खुद वर्किंग करें जो है। अच्छा, इसका जो रिसर्चर से निकाला है हम्म। एक्सपेक्टेड पी रेशो जो है आगे जा करके बैंक अल्फला का जो है और कम हो जाएगा। लेकिन हम्म। इसका मतलब ये इसकी शेयर वैल्यू ऊपर बढ़ने वाली है, और ये 4 तक हो जाएगा इसका जो पी रेशो है जो है। हाँ। और बैंक इस्लामी की इतनी तेज नहीं बढ़ेगी। जो लोग रिसर्चर्स इसके बारे में प्रोडिक्शन कर रहे हैं, वो शायद 8 तक चला जाएगा बैंक इस्लामी जो है, यानी कि अर्निंग उसकी इतनी नहीं बढ़ेगी, शायद प्राइस ऊपर चली जाए थोड़ी सी शेयर की जो है। अच्छा, फैसल बैंक का भी 6 तक रहेगा, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा जो है। और इसका जो है इसका 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 पी रेशो बहुत ऊपर चला जाएगा, 17.9 तक चला जाएगा। ओके। सॉरी, इसका 4.1 तक चला जाएगा। यानी इसकी भी इसका भी प्राइस, इसका भी अर्निंग रेशो बढ़ेगा, और प्राइस इसकी इतनी ऊपर नहीं जाएगी जो है, ओके। ठीक है ना। सही। ये मैं सोलरी बैंक का बता रहा था जो। सही। फैसल, इससे पहले फैसल बैंक का मैंने बताया था। अच्छा, अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ क्या है, हाँ। बहुत अहम सवाल है कि हम्म। बैंक कितना कमाएगा आने वाले वक्तों में। हम्म। इसके लिए रिसर्चर्स का अंदाजा ये है कि 57% तक इसकी ग्रोथ हो सकती है बैंक अल्फलाह की जो है। ओके। जबकि इस्लामी बैंक के लिए तो नहीं की जा रही इतनी फास्ट ग्रोथ होगी, और इस तरह फैसल बैंक के लिए भी लोग तो नहीं करते रिसर्चर जो है। लेकिन इसके लिए ये तो कर रहे हैं सोनाली बैंक के लिए कि ये भी तकरीबन 18% तक ऊपर जाएगा, प्राइस अर्निंग ग्रोथ ऊपर चली जाएगी जो है। अच्छा, प्राइस अर्निंग ग्रोथ ये है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो है। अच्छा, प्राइस अर्निंग ग्रोथ जो है वो 0.07 रहेगी, और इसकी पॉइंट बैंक अल्फला की और सोनाली बैंक की 0.24 तक चली जाएगी। अच्छा, बुक वैल्यू, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बुक वैल्यू जो है, इत्तेफाक से शेयर भी इसका 59 के आसपास है, 59.60, और बुक वैल्यू भी बैंक अल्फला की 59.64 आ रही है। अगर हम आज की तारीख में इसकी बुक वैल्यू निकालें तो 59.64 आ रही है, और शेयर भी तकरीबन इतने का ही है जो है। ये नहीं कि बुक वैल्यू के बराबर बराबर ही है, तो इसको लेने में नुकसान बिल्कुल नहीं है, बल्कि थोड़ा फायदा ही है, क्योंकि इतना सस्ता शेयर होता नहीं है मार्केट में। इस तरीके से सोनाली बैंक का शेयर जो है वो भी बहुत सस्ता है, क्योंकि इसकी भी बुक वैल्यू आ रही है 30.57 की जो है। ठीक है। 30.57, ये भी बहुत सस्ता शेयर है। सही। और ये, अच्छा, इसका इस्लामी, ये फैसल बैंक का शेयर जो है, इसकी बुक वैल्यू आ रही है 73, जबकि इसका शेयर जरा महंगा है, सही। ये तकरीबन 91 रुपीज का है मार्केट में, सॉरी 92 का होगा, जबकि इसकी बुक वैल्यू इतनी, मतलब 73 तक है। तो थोड़ा महंगा हो गया शेयर जो है फैसल बैंक जो है। अच्छा, इस तरीके से तो अगर जैसे नीचे जाए तो लोगों को उठाना चाहिए ये जो है। अच्छा, बैंक इस्लामी की भी बुक वैल्यू 42 आ रही है, जबकि शेयर 25 रुपए का, ये भी सस्ता शेयर है। सही। अच्छा, हाँ, इसके बाद हम आपको आगे लेके जा रहे हैं हम्म। बताने के लिए कि आने वाले वक्तों में बुक वैल्यू क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू रेशो क्या है। तो ओके। बैंक इस्लामी का है 65.50, यानी कि आसानी के साथ ये बैंक तकरीबन 70-80 रुपए को टच कर सकता है, ओके। सही। क्योंकि बुक वैल्यू भी इसकी एक्सपेक्टेड 60, अगले साल तक 65.50 तो सेफ साइड में हो ही जाएगी,
हो चाहे सही 70 तक चली जाए। रिसर्चर्स का ये अंदाजा है। इस्लामी बैंक के लिए 43 है, सही। और फैसल बैंक के लिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 रुपए। वैसे ही इस्लामी बैंक का शेयर 90 रुपए का है इसका। हम्म। और सुनहरी के लिए 33.64 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि 20 रुपए का शेयर चल रहा है, ये 20 रुपए से कुछ ऊपर है। तो ये भी तो एक अच्छी ग्रोथ कर जाएगा। अच्छा, बुक वैल्यू ग्रोथ कितनी हो रही है? तो इसकी होगी तकरीबन 11% तक बुक वैल्यू ग्रोथ तो की जाती है रिसर्च के मुताबिक, रिसर्चर्स की। सही। अपने बैंक अल्फलाक की जो है, हम्म। बैंक अल्फलाक की 11% तक ग्रोथ के चांसेस हैं। हम्म। और इस्लामी बैंक के कम चांसेस हैं, 64 होगी शायद। फैसल बैंक की 6% होगी। हाँ। और सोनाली बैंक की 20% तक लोग तमको करते हैं कि ग्रोथ हो जाएगी जो है। ये सबसे ज्यादा ग्रोथ की चांसेस जो हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, वो शायद सोनाली बैंक के होंगे जो है। अच्छा। अच्छा। सही। अच्छा, प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू हाँ 9.91% तक ऊपर जाने का चांस है। हाँ हाँ। इसका 0.58 जाने का, बैंक इस्लामी का, फैसल बैंक का 1.3 तक जाने का चांस है, और सोनाली का 0.6 तक है। हम्म। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आरओई। इक्विटी पे क्या रिटर्न आएगा? हाँ। तो नॉर्मली बैंक के अंदर जो इक्विटी पे रिटर्न देखा जाता है वो शायद 10 से लेके 20% तक, 10 से लेके 20% तक होना चाहिए, हम्म। होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम्म। यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का 14.35%। बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। सही बैंक है। इस्लामी का आ रहा है 12%। ये इफिशियंसी शो करता है कि जितना पैसा डाला जा रहा है हम्म। कितना इफिशिएंटली हो रहा है। यानी मैनेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है, वो रेशो शो करता है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, आरओई जो है। तो ये 14.35 है स्टॉक जो है। बैंक इस्लामी का 12.35 है। फैसल बैंक का 18 पॉइंट और ज्यादा अच्छा है, 18.80 है, तकरीबन 19 समझ लें आप जो है। हम्म। और सोनाली का 13% तक है। अच्छा, तब आपको ये करते हैं रिसर्चर्स कि अगले साल तक इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22% तक हो जाएगा, बैंक अल्फला का बढ़ करके जो है। सही। और बैंक इस्लामी का शायद कम हो जाए थोड़ा सा जो है। और फैसल बैंक का भी 17% तक हो जाएगा। और सोनाली बैंक का भी बढ़ जाएगा, 14-15% तक चला जाएगा जो है। अच्छा, रिटेंशन कितना है? रिटेंशन रेशो, हम्म। रिटेंशन रेशो जो है वो ये शो करता है कि कितना डिविडेंड दे रहे हैं और कितना रिटेन कर रहे हैं जो है, ठीक है ना? तो सही। बैंक अल्फला जो है उसका रिटेंशन रेशो है तकरीबन 42%। यानी वो 42% रिटेन कर लेता है, बाकी हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो है। अच्छा, फ्यूचर के अंदर ख्याल किया जाता है कि इसका इतना ही रहेगा हम्म। रिटेंशन रेशो जो है। और इस्लामी बैंक का 49% रिटेंशन रेशो, यानी ज्यादा रिटेन कर रहा है ये। हम्म। और शायद इसके अखराजात ज्यादा हैं, या ये कि ज्यादा ग्रोथ करने के चक्कर में है, पर रिटेन ज्यादा कर रहा है ये पैसा जो है। फैसल बैंक भी ज्यादा पैसे रिटेन कर रहा है, 54% है, और आगे भी ख्याल किया था कि इतना ही रिटेन करेगा ये। हम्म। और सोनाली बैंक भी रिटेन काफी कर रहा है, 63% तक रिटेन कर रहा है जो है। अच्छा, इक्विटी टू एसेट रेशो, यानी कि इक्विटी कितनी है एसेट के साथ जो है, तो वो भी बहुत अच्छी है, 5.16 है। उस इस्लामी बैंक का 6.3 है, फैसल बैंक की 6.51 है, सोनाली की 4.3 है। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा है। अल्फला बैंक का 0.74 है, इस्लामी सही। बैंक का भी 78 है। इसका और भी अच्छा है, फैसल बैंक का 1.22 है। और इसका जो है 0.53 है अच्छा। अपने सोनाली बैंक का जो है। सुनहरी बैंक। तो ये मैंने कहा कि जरा सी आपको बेसिक्स के बारे में डिटेल दे दूं। अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं हम्म। और मजीद इसका एनालिसिस करते जा रहे हैं। हम्म। अगर कोई मुश्किल पेश है तो आप सवाल कर लीजिएगा मुझसे, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं सुनने वालों के लिए सही। कि इस बैंक अल्फला की एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है हम्म। 14%, सही है। और ग्रोथ है 57.24%। हाँ। बैंक अल्फला की, बैंक इस्लामी की 7% तक एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है। आने वाले वक्तों में ग्रोथ नहीं है। और सोनाली बैंक की 8.7% तक हम्म। यील्ड बढ़ेगी डिविडेंड की जो है, और ग्रोथ इसमें आएगी 20% तक जो है। अच्छा, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और दो चार चीजें बता दें। हम्म।
अच्छा, इसमें सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जब आप ये कवर करें तो एक बैंक है, बीओपी, ये बैंक ऑफ पंजाब। हाँ जी, बैंक ऑफ पंजाब का। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसके हवाले से भी, क्योंकि वो भी बड़ा एक्सेसिबल होता है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है, और बड़ा जो है उसमें मूवमेंट भी बड़ी जल्दी जल्दी हो रही होती है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उस पे भी अगर आप रोशनी डाल दें तो। तो आज तो नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए आज थोड़ी मुझे चल, रिसर्च रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली हाँ, नहीं नहीं, वो तो फिर मैंने यही कहा कि मैंने इसके कहा क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बिल्कुल हम बिल्कुल। इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट कर देंगे, सेपरेट प्रोग्राम डन कर देंगे बैंक ऑफ पंजाब पे, खाली बैंक ऑफ पंजाब पे। या आगे डन। हमने कोई और बैंक भी है, तो उसको शामिल कर देंगे साथ। ओके, बैंक ऑफ डन पंजाब डन। के अलावा कोई और बैंक हो उसको भी हम साथ शामिल कर लेंगे, ठीक है। दो चाहिए बैंकों में बिल्कुल। एक साथ कर, ठीक है बिल्कुल। ना। अगर कोई आप सही कह रही हैं क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब के अंदर हम्म। ज्यादातर जो ट्रेडर्स है ना उनका इंटरेस्ट होता है। हाँ, ऐसा तो ही है, ऐसा ही है। इसकी वॉलिटिलिटी बहुत तेज है, वोलेटाइल शेयर है ये, हाँ, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। इसलिए ऐसे ही। ट्रेडर्स का बहुत इंटरेस्ट होता है इसके अंदर जो है। और छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं बैंक ऑफ बिल्कुल। पंजाब के अंदर। हम्म। और काफी इसकी स्पीड तेज है तरक्की की जो है। अच्छा बैंक है ये। लेकिन इसके ऊपर हमें पूरी डिटेल एक करनी चाहिए वीडियो। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब पे हम इंशाल्लाह। करेंगे, डन। इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। अब हमारी बात हो रही थी कैश फ्लो पर शेयर कितना आ रहा है। कैश हाँ। फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पर शेयर के हिसाब से आ रहा है। तो बहुत हाँ, अच्छा कैश फ्लो है। 89 90% कैश फ्लो है बैंक अल्फला का। सही। इस्लामी बैंक का 38% है। फैसल बैंक का 72% है। हम्म। और सोनाली का भी तकरीबन 45-46% है। ओके। अच्छा जनाब अली, नेट नेट एसेट वैल्यू, मेरे एसेट वैल्यू कितनी है? हम्म। तो इसकी 59.64 है बैंक अल्फला की। इसकी जो है बैंक इस्लामी की 42 है। इसकी 73.37 है। और हम्म। बैंक सोलहरी की जो है 30.56 है। अच्छा, एक्सपेक्टेड नेट एसेट वैल्यू आगे हम कितना उम्मीद कर रहे हैं? तो 65% चली जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू जो है हाँ अल्फला बैंक की। इसकी भी बढ़ जाएगी, इस्लामी बैंक की 43 हो जाएगी। और इसकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है नेट एसेट वैल्यू जो है, क्योंकि एसेट बढ़ते हैं ना बैंक की स्ट्रेंथ तो एसेट्स ही होते हैं ना सारे। जी, बिल्कुल एट्टी ऐसे ही। परसेंट तक जा सकती है। और इसकी 33% जाएगी बैंक सोलहरी की जो है। अच्छा, इक्विटी टू एडवांसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो होता है। हम्म। तो कि आपकी इक्विटी कितनी है उससे आप कितने एडवांसेस दे रहे हैं जो है। और एडवांसेस डिपॉजिट रेशो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो है। आमतौर पे एडवांसेस एडवांसेस डिपॉजिट रेशो जो है ना, वो 80% से हम्म। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा समझा जाता है जो है। यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट रेशो जा रहा है, आ, मैंने स्टैंडर्ड बता दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो अगर 80% हो तो बहुत अच्छा समझा जाता है। सही। तो यहाँ की पर एडवांस रेशो है बैंक अल्फला का 42%। अच्छा, इक्विटी टू एडवांसेस है 18%। हम्म। ठीक है। कैश टू डिपॉजिट रेशो है 9% तकरीबन। हम्म। ठीक है। अच्छा, इस्लामी बैंक का एडवांस डिपॉजिट रेशो है 45%, बल्कि 46% आप समझ लें। हम्म। और इक्विटी टू एडवांस है 16%। सही। और कैश टू डिपॉजिट है 7%। और अल्फला का है अपने फैसल बैंक का है 14%। इक्विटी टू एडवांसेस एडवांस डिपॉजिट रेशो है 58%। इसका अच्छा है, ज्यादा अच्छा है इसका। सही। और स्टैंडर्ड के करीब जा रहा है। हम्म। और सोनाली बैंक का 32% है। और इक्विटी टू एडवांस रेशो 15% है। सही है। अच्छा जनाब, इसके बाद ये तो जनाब बेसिक रेशोज हो गए जो है। अच्छा, बैंकों में नादिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो होता है, उसे हम कहते हैं काशा रेशो। कौन सा? कासा रेशो। अच्छा, कासा रेशो। क्या सारे शो, कासा ठीक। रेशो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। हाँ हाँ। तो फैसल बैंक का है ये तकरीबन 89%। ओके। फैसल बैंक का है 89%। हाँ हाँ। बैंक अल्फला का है 44%। हाँ। और सोनाली बैंक का है 87%, बहुत ही ऊंचा है। हम्म। 87% है। और बैंक इस्लामी का 71% है कासा रेशो। हम्म। अच्छा, कासा रेशो जो होता है ना, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा होता है। हम्म। और कासा रेशो होता है ये करंट एसेट्स प्लस सेविंग एसेट्स। ठीक है, जो सेविंग्स हैं और करंट एसेट जो हैं, इनको मिला के डिवाइड कर देते हैं टोटल डिपॉजिट से। इन्हीं हम्म। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं ना, एक हम्म। करंट एक करंट एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट में फायदा ये होता है कि करंट अकाउंट जो होते हैं उसमें फायदा ये होता है कि बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। और पीएलएस के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ता है।
तो जो करंट अकाउंट होता है फ्री मनी होती है बैंक के लिए एक्चुअली, जितना करंट अकाउंट होगा उतना ही बैंक मजबूत हो जाएगा, इसलिए काशा रेशो की बड़ी अहमियत है। तो करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट करके पता चल जाता है कितने परसेंट करंट अकाउंट है और कितने परसेंट पीएलएस अकाउंट है जो है, इसलिए बड़ी अहमियत होती है इसकी जो है। तो ये मैंने काशा रेशो आपको बता दूं। उसके बाद गियरिंग रेशो इसका आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है तकरीबन 188%, फैसल बैंक का 97 है, सुनहरी का 99 है और 230 है इसका जो है बैंक इस्लामी का। तो ये सब चीजें मैंने डाल दी। अब बात ये है कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो हमारे मजबूत बैंक लगता है, जाहिर देखने में वैसे वो खुद फैसला करें, वो बैंक अल-फलाह है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फिर ये फ्रेंडली है, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जा रहा है और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। और इसके लिए आम रिसर्चर्स की राय ये है कि 80 रुपए 75 रुपए ये अभी फौरन टच कर जाएगा, जैसे ही मार्केट जरा सही होती है तो ये तकरीबन 59-56 का शेयर चल रहा है, ये जंप करके 70-80 रुपए तक चला जाएगा जो है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फिर और ऊपर चला जाएगा। इसकी नंबर 2 पे जो हम समझते हैं वो है फैसल बैंक। इसके भी चांसेस काफी ब्राइट रखना, लेकिन इसकी अपनी एक खास नहज है जिसमें ही चल रहा है, क्योंकि पिछले अभी कुछ अर्से पहले एक मैसेकर भी हुआ था फैसल बैंक के साथ, कुछ फाइनेंशियल मैसेकर हुआ था जिसकी वजह से कि वो काफी लोगों की नजर में डाउन हो गया है जो है। इसके बाद तीसरा बैंक सुनहरी और इस्लामी है। तो लोग जो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सस्ता शेयर लेना चाहते हैं, वही दोनों पे अकाउंट कर सकते हैं। इनकी पैसे तकरीबन बराबर ही है, शायद 20-21 रुपए का जा रहा है सुनहरी और 26-27 रुपए का जा रहा है इस्लामी बैंक जो है। बाकी लोग अपने हिसाब से फैसला करते हैं। बस ये मैंने कहा बेसिक चीजें नए इन्वेस्टर्स के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए, और जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आपके बहुत गुजार करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशिर साहब। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है ये बड़ी जो है मेहनत से, और जो है वो कहते हैं ना कि बड़ी रिसर्च के बाद जो है ये इंफॉर्मेशन निकलती है और आपके लिए ये जो है ये आपको दी जाती है। इसमें ये थोड़ी सी हो सकता है ये जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, प्रोलॉन्ग भी हो जाए, बट ये इंफॉर्मेशन बड़ी कीमती होती है, क्योंकि जब अगर आप खुद रिसर्च करने जाएंगे तो शायद आपको ये मिनट्स या घंटे ना लगे, आपको ये दिनों में मिले। तो यहाँ पर वो कहता है ना कि सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट करके जो है वो आपको इस प्रोग्राम की सूरत में दिया जाता है। तो इसका ये इट्स एन एजुकेशनल, इट्स एन नॉलेजेबल प्रोग्राम्स। तो ये आप देखा करें, और इसके देखने से जो है ये होता है कि आपको अपनी क्या पोजीशन लेनी है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं कहूँगी, बहुत सारे नए लोग अभी आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की वीडियो देखें, क्योंकि रिसर्च करने जाएंगे तो रिसर्च कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सोचने, और वो कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें आपको निकालने में ही बड़े बड़े दिन लग जाएंगे। तो ये बड़ी मेहनत से ये इन्फॉर्मेशन आती है, इनको आप सुने, डिटेल में सुने, टाइम ना देखें कि भाई इसमें इतना टाइम हमारा लग गया। जो है डिटेल से देखें, ताकि आपके लिए है कि आपने जो पोजीशन लेनी है इन स्टॉक्स में, उसमें आपके लिए ये बहुत हेल्प आउट होते हैं, और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। थोड़ी सी देर आपने ये जो है ये प्रोग्राम देखना होता है, तो ये आप लोगों के लिए होता है, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। और ये इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी मेहनत और बड़ी रिसर्च के बाद जो है निकलती है। तो इसको बिल्कुल सुना करें, ये आपके लिए ही है और आपको ही फायदा देती है, और जाहिर है आपके जो डिसीजंस होते हैं स्टॉक पिकिंग में, ये उसमें बहुत हेल्प करती है। वंस अगेन डॉक्टर मुबशिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।